हेलो। आ रही है? हेलो। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। शुरू में रिक्वेस्ट किए थे हम। हाँ, पीछे वाली सीट छोड़ दिया करें आप। पुराने में आते हो धीरे से बैठ जाएंगे। जैसे जो डेट आने वाले हैं ना, तो उनके लिए ये रहता है, सुरक्षित रहता है कि आप धीरे से डरे डरे रहते हैं। नजर में ना आए बिना पीछे बैठ जाते हैं, तो उसके लिए पीछे की सीट सुरक्षित रहती है। कितने नंबर आया? साथ रडार लगाए क्या? देना शुरू करूंगा, जब सिलेबस थोड़ा सा भाग जाए तब समझ में आएगा। देखता हूँ। हाँ, हाँ, तो नेट में शुरू कर दे। तो अभी वेव चल रही है सर। हाँ, तो सर जैसे वेव क्या खत्म हुई है, वेव भी तो चल रही है। वेव एसएचएम वेव चल रही है। तो अगर वेव खत्म हुई हो तो भाई हीट पे चले गए। अब ये लोग जैसा बताएं। हाँ, नहीं, हम तो एसएचएम पे है सर। अभी एसएचएम पे है हमने जो है। हाँ, हाँ, नहीं तो हमको नहीं, हम पहले वो शुरू किए थे क्या? तो आप लोग बताए नहीं हमको। ये शुरू रखा है। चुपचाप अपना बैठ गया कि हाँ ठीक है सर, ठीक है। नहीं तो हीट शुरू होना चाहिए समय पे। क्योंकि वो ले देंगे, एक तरफ हो रहा है तो एक तरफ कम से कम सिलेबस आगे। तो आज इसको जितना हो रहा है खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट टर्म पे हीट शुरू कर दें। हाँ, जब एक तरफ खत्म हो रहा है तो दो तरफ उसमें टाइम स्पेस है। आप लोग दो दो जगह ऐसे ऐसे पढ़ सकते हो। चलो, आपको ये शुरू है तो ये तो खत्म हो ही जाए, दरवाजे बड़े छोड़े गए। अब क्या है, जब आपने पूरी लिस्ट को जमीन पे गिरा दिया, यानी फ्री फॉल हो रहा है, तब आपका पेंडुलम जो होगा वो, अगर ऐसे है तो ऐसे रहेगा, ऐसे है तो ऐसे रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेट फोर्स उससे लगने नहीं वाले। तो नेट फोर्स अगर नहीं लगेगी तो रेस्टोरिंग फोर्स नहीं आएगा। इसलिए अगर गिरते हुए लिफ्ट में अगर आप पेंडुलम बांध देंगे, तो और उसको अगर यू कर दिए तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, वाइब्रेशन नहीं करने वाला। ऐसे कर देंगे तो ऐसे पड़ा रहेगा। क्यों? ये भी नीचे गिर रहा है, ये भी नीचे गिर रहा है। इसका मतलब उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट टाइम लेगा वो एक्टिव करने। ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए यही लिफ्ट आपकी एक कार बन जाए, यही लिफ्ट आपकी कार बन जाए और कार ए से एक्सलरेट हो,
तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका जो पेंडुलम है जो पहले वर्टिकल रहता था वो ऐसे ना रह के ऐसे रहेगा। जब आप इसको, जैसे आप एक्सेलरेट होते तो पीछे को जाते हो, उस तरह से ये पीछे जाएगा। वो रिफरेंस फ्रेम की कहानी है कि कौन सा इनर्शियल फ्रेम है, कौन सा नॉन इनर्शियल है। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, एक्सेलरेटिंग है ना। अब इधर की साइड आपने लगाया m इंटू ए और नीचे की साइड लगा m इंटू टी, और दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट आएगा, और इसी डायरेक्शन में आपका पेंडुलम घूम जाएगा। तो अगर ये पूछा जाएगा कि पेंडुलम का मीन पोजीशन सेंटर से कितना एंगल बनाएगा, तो आपका ये एंगल निकालने के लिए tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू d बाई dt है, ये ma है, ये तो ये एंगल आपको निकालना है, तो a बाई dt समझ आ गई। और अब क्या है होगा कि अब आपका जो पेंडुलम होगा वो ऐसे ना रह के ऐसे चलेगा, उसका मीन पोजीशन कैसे होगा, ऐसे होगा। अब आप इसको ऑसिलेट करवा देंगे तो इसी के इर्द गिर्द इस तरह से चलना है, उसका मीन पोजीशन वर्टिकल नहीं होगा बल्कि उसका मीन पोजीशन ये होगा, और फिर ये इसी के इर्द गिर्द जो है आपका एसएचएम करेगा। एसएचएम करने में आपको जी की जगह क्या रख लेना है, इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई टी। नेट भी क्या आया है, ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का। नई बात समझ आई, क्लियर है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है आपके एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है ये कि एक इस तरह से कार है और उस कार को जो है आपने यहाँ से फ्री छोड़ दिया। अब ये की तरफ आ एंगल है थीटा, और यहाँ पे आपका पेंडुलम, यहाँ पे आपका पेंडुलम ये थीटा है। ये पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या हो, अब आप देखेंगे जो कहानी यहाँ पे आपकी चल रही थी वही कहानी यहाँ चलेगी, वही तरीका चलेगा। आपको नेट एक्सेलरेशन यहाँ आपने बड़े फटाफट लगा दिया था क्योंकि 90 का एंगल बन रहा था, तो आपने फटाफट उसको कर दिया। यहाँ क्या करें, यहाँ क्या स्थिति रही, देखिए मेरा प्रभु, जल्दी सीख रहे हो, जल्दी सीख रहे हो मेरा प्रभु इसको। ठीक, ये सीखा। यहाँ पे जब आपकी कार चली है तो अदरवाइज तो ये वर्टिकल ही होता, अदरवाइज तो आपका पेंडुलम वर्टिकल ही होता, लेकिन ये इधर एक्सेलरेट करने लगा, इससे ये थोड़ा सा पीछे को जाएगा, और जब ये पीछे को जाएगा ये कहानी बनेगी। इस पर लगने वाले फोर्स कौन कौन से होंगे, पहले तो इसकी इक्विलिब्रियम देखनी पड़ेगी ना। एक फोर्स को लग रहा होगा क्या, m इंटू जी, वो लगेगा। एक फोर्स और भी लगेगा, वो लगेगा यहाँ पर, अगर आपको पता है कि स्ट्रेस छोड़ दिया जाएगा तो ये कितने एक्सेलरेशन से आएगा, ये साइन थीटा है, तो पता ही है ना, ये नहीं मालूम तो ये भी बता देते हैं। यहाँ पे ब्लॉक है, यहाँ पे एम जी, ये एम जी कॉस थीटा इधर एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा फोर्स लग रहा है, वहां से डिवाइड कर दो, जी साइन थीटा से आएगा, आएगा ना। अब इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल ले लिया जाए तो ये एंगल आपका कितना हो गया, वो तो हो गया कि नहीं, और ये तो क्या हो गया, वर्टिकल ही हो गया। इसका मतलब, और ये हो गया आपका एम जी साइन थीटा, या फिर एक्सेलरेशन को अगर केवल देखें
तो ई ऑन सी साइन थीटा, और दोनों कितने एंगल पे जुड़े हुए हैं, 90 प्लस थीटा। दोनों का रिजल्टेंट आया, दोनों का रिजल्टेंट, दो वेक्टर 90 प्लस थीटा यानी 90 प्लस थीटा पे, एक वेक्टर है आपका ई साइन थीटा और एक वेक्टर है ये ई, और दोनों के बीच का एंगल है ये, रिजल्टेंट क्या आएगा ये आप कोई दिक्कत। रिजल्टेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी एंड बीच के एंगल का, बोलो ठीक है, बोलो। अब ये जी स्क्वायर प्लस जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 जी स्क्वायर साइन थीटा कौन बराबर जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 जी स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा होगा ना। हाँ हाँ, लेकिन ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए और ये साइन थीटा और कॉस 90 प्लस थीटा यानी फिर से साइन थीटा स्क्वायर आ जाएगा, वही मुझे लगा गड़बड़ होगा। 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी कॉस 90 प्लस माइनस साइन, तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिस्टेक हो जाती है फ्लो होने में। जब आप फटाफट कोई काम करते हैं कुछ चीजें ऐसी रहती है कि जो उसको आप ये लगता है यार ये तो क्या है फटाफट, तो कॉस 90 प्लस थीटा आ रहा है, दिमाग में उसका रिजल्ट है साइन थीटा आ रहा है कि हाँ कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा, जबकि इसका क्या है, कॉस का ग्राफ हंसने के बाद वो निगेटिव, कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस, और कॉस 90 माइनस थीटा माइनस नहीं पॉजिटिव, फोटो बना के देख लिया। अब ये आ गया जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और आपके पास आ जाएगा जी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। और अगर पेपर में एक जगह टेन थीटा रख दे, पेपर में अगर एक जगह ऑप्शन में यहाँ पर टेन थीटा रख दे, एक जगह साइन थीटा रख दे, एक जगह कॉस थीटा रख दे और एक जगह ऊपर रख दे, तो आप सोचिए कि अगर ये थीटा 0 होता तब वो हॉरिजॉन्टल भाग रहा होता और इसका ये एक्सेलरेशन होता नहीं। अगर थीटा 0 होता तो वो हॉरिजॉन्टल चल रहा होता, एक्सेलरेशन तो होता नहीं। t बराबर 2 बाई अंडर रूट एल अपॉन जी आना चाहिए, इसका मतलब थीटा बराबर 2 सेट करने पर t बराबर 2 बाई अंडर रूट एल अपॉन जी अगर आता है तो वो ऑप्शन सही है, करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टेन थीटा अगर रख देगा 0 कर देंगे तो इनफाइनाइट टाइम पीरियड आ जाएगा, साइन थीटा अगर दे देगा तो वहां पर 0 रख देंगे तो इनफाइनाइट टाइम पीरियड आ जाएगा। और अगर किस्मत खराब हुई तो ऐसे ऑप्शन को फटाफट बना सकता है जिसमें आपको करना पड़ जाए। बात वही समझ आ रही है। तो आपने कुल मिलाकर ये फार्मूला निकाला, आगे बढ़ जाए, ये तो पता है सबको, कोई दिक्कत है नहीं। एक स्प्रिंग मास सिस्टम को, स्प्रिंग मास सिस्टम, एक
स्प्रिंग मास सिस्टम हो, जिसका मास एम और स्प्रिंग कांस्टेंट ये था, है ना। इसको कांस्टेंट एनर्जी दी गई। क्या दिया गया? कांस्टेंट एनर्जी दी गई। एक बार अर्थ पर, एक बार होता ही है क्या मून और क्या का मतलब है। अब तक आपको चीजें समझ में आ रहा होगा इसका मतलब डिवाइसिंग तो मतलब, तो दोनों में यहाँ से यहाँ ले जाने में फ्रीक्वेंसी या ओमेगा चेंज हो जाएगा, ओमेगा चेंज हो जाएगा, एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, ओमेगा चेंज होगा, ओमेगा चेंज होगा और एम्पलीट्यूड नहीं चेंज, या एम्पलीट्यूड चेंज होगा ओमेगा नहीं चेंज होगा। क्या ऑप्शन ऐसा अगर पूछा जाता है? जी, चेंज होगा। नहीं बता, नहीं बता, ओमेगा क्यों चेंज होगा? तो चेंज होने का कोई मतलब नहीं है, कुछ चेंज होने का कोई मतलब नहीं। बात हो गया ना। ये आपने सिंपल पेंडुलम देखा और स्प्रिंग मास सिस्टम देखा। अब देखिए, क्या आपके पास अर्थ है, क्या आपके पास अर्थ है, अर्थ में एक टनल डिग कर दिया गया, है ना, एक टनल डिग कर दिया गया रेडियस आर है, और यहाँ से एक मास को यहाँ ड्रॉप कर दिया। पहली चीज तो ये जान लीजिए कि अगर कोई मास किसी टनल में गिरा दिया जाता है तो वो एसएचएम करता है ना। किसी टनल में अगर किसी मास को गिरा दिया जाता है, स्फीयर में टनल बना के मास को गिरा दिया जाता है, ये क्या करता है, ऊपर नीचे एसएचएम करता है। इस सवाल में कई कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, इसीलिए सवाल को मैं बता रहा हूँ, आप लोग समझिए। जहां पे आपने इसको ड्रॉप किया है नीचे आ रहा है, और एक समय ऐसा हुआ कि वो यहाँ आ रहा है और ये नीचे की तरफ जाए, ठीक है ना। यहाँ पर सेंटर है और ये अपना मोशन करते हुए इस तरफ से आ रहा है। एक बी पोजिशन है इसकी, यहाँ एक्सट्रीम पोजिशन है, बी पोजिशन करते हुए बीच से आया, बीच से एक्सट्रीम पोजिशन आएगा, वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर जाएगा, मोशन करता है। इसी समय पर अब इससे फोर्स कितना है? अगर मैं आपसे पूछूं तीन पोजीशन से ये कितना डिस्प्लेस हो रखा है, इसको एक्सपांड, ठीक है। इस पर अगर कोई फोर्स लग रही है तो किस डायरेक्शन में लग रही है? यहाँ, यहाँ, इस पर फोर्स किधर लग रही है? तो नीचे की तरफ मोशन हो रहा है, फोर्स किधर लग रही है? इस तरफ लग रही है। तो इस पार्टिकल पे सेंटर की तरफ यानी इस डायरेक्शन में ये फोर्स लगी, ठीक है ना। इसी का कंपोनेंट जो है वो इसको मीन पोजीशन पर लाने की जिम्मेदारी ले रहा है। बात कुछ समझ आ रही है? जैसे सिंपल पेंडुलम में हमने किया था, मीन पोजीशन से हटाया और देखा फोर्स कितनी, ये भी मीन पोजीशन से हटा है, अब देखना चाह रहे हैं हमने कि फोर्स कितनी है या रेस्टोरिंग फोर्स कितनी, कितनी फोर्स उसको लग रही है। अब इससे कितना फोर्स लगेगा? एफ जी एफ बाई आर। यहाँ
यहाँ पे जितनी ग्रेविटी की वैल्यू होगी उतना ही तो वो खींचेगा आपकी तरफ, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? पॉइंट पे जितना ग्रेविटी की वैल्यू होगी उतनी ही तो खींचेगा। यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू है सेंटर से, अगर मान लो ये दूरी मैं दूरी को मैं ले लेता हूँ यहाँ से कौन आर, इतनी दूरी पे अगर मैं देखना चाहूँ इतनी फोर्स लग रही है तो कैसे निकल लूँ? हाँ अर्थ से, अर्थ के सेंटर से सरफेस तक कितना की ग्रेविटी कैसे बदलती है? यहाँ की क्या फार्मूला सबको याद है? सेंटर पर ग्रेविटी कितनी होती है? पक्का? सेंटर पर ग्रेविटी कितनी होती है? जीरो। यहाँ ग्रेविटी सरफेस पे कितनी होती है? आर दूरी में ग्रेविटी कितनी बढ़ गई? आर दूरी में ग्रेविटी कितनी बढ़ रही? यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है? आर दूरी में कहने का मतलब है ग्रेविटी कितनी बढ़ गई? आर दूरी में बढ़ गई, ठीक है ना? ये दूरी में कितनी बढ़ेगी? यहाँ से यहाँ दिखते हैं किसको एक्स माना था, और इसको हम लोग दे देते हैं स्मॉल आर लेने क्या है, स्मॉल आर लेने कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ग्रेविटी सीधे सीधे सीनियर तो चलता है, आपके लिए वही आंसर है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? भाई आपका यहाँ पे ग्रेविटी जीरो है, यहाँ ग्रेविटी थ्री है, तो यहाँ से जब आप बढ़ते चले जा रहे हो तो ग्रेविटी बढ़ते 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 कितनी हो गई? थ्री हो गई। तो आर दूरी जाने पर, रेडियस जो अर्थ का है उतनी दूरी जाने पर ग्रेविटी बढ़ गई, यूनिट दूरी जाने पर कितनी बढ़ेगी? जी बाई आर बढ़ेगी। और आर दूरी चलेगी तो कितनी बढ़ गई? बढ़ गई। बोलो, बढ़ गई ना? यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा m इंटू जी स्मॉल आर बाई आर। ये लग रहा होगा फोर्स, ठीक है ना? लेकिन ये फोर्स का आपको अगर ये थीटा है इसका कॉस कंपोनेंट चाहिए, ये कॉस भी आएगा, कॉस थीटा वो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। लेकिन जो आर कॉस थीटा है, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स है, एम जी आर इंटू एक्स, ये एफ हो गया, और एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, और ये क्या हुआ? ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हुआ। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना होगा? जी बाई आर इंटू एक्स, और ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, और इसी को ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई आर, एंड ओमेगा इज टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर बाई, क्या आता है? 86.4 मिनट आता है, तो ये कांस्टेंट। फिर से समझाने की आवश्यकता, केवल मैंने इसको इसलिए आपको समझाया क्योंकि आपको पता रहे कि अंदर जमीन के अंदर जाने पर ग्रेविटी किस हिसाब से चेंज होगी, ठीक है ना? आपके पास फार्मूला है एक, जी डैश इज इक्वल टू जी वन माइनस टू एच अपॉन आर, एक में एच अपॉन आर, है ना? लेकिन ध्यान रहे, अच्छे से समझिए, हमने यहाँ से सेंटर से दूरी पर जाते हुए लिया है, आपका फार्मूला सरफेस से ऊपर जाते हुए, सरफेस से गहराई पर जाते हुए। यार ये बात, ये आर है, आर cos थीटा इज इक्वल टू ये साइड नहीं बनेगी? हाँ, सेंटर से लिया जा रहा है, ठीक है? हाँ तो जीडस निकाला तो भैया यही तो जीडस आया भाई, यही तो जीडस आया है आपका जी आर बाई आर, और यही जीडस है, यानी इतना फोर्स इस पर लग रही है, और तो कॉस कंपोनेंट लिया तो कॉस थीटा किया, और आर और कॉस थीटा मिलकर क्या बन गए? एक्स बन गए, ठीक? टनल चाहे ऐसे खोदिए, टनल चाहे यहाँ पे खोदिए, टनल टनल चाहे सेंटर से होके गुजारिए, सब में टाइम पीरियड का फार्मूला यही रहेगा, सब में 86.4 मिनट लगेगा। क्वेश्चन उससे पूछा जाता है कि जहां से बॉल गिराई गई क्या करेगी,
तो आप बताएंगे ऐसे क्यों करें। अगर वो पूछेगा नहीं कितनी देर में वापस आएगी तो आप कहेंगे 86.4 मिनट में वापस आएगी। अगर वो कहता है कि नहीं 1 नंबर का टनल ये है, 2 नंबर का टनल ये है, एक स्टूडेंट ने इसमें बॉल फेंकी है, एक स्टूडेंट ने इसमें बॉल फेंकी है, कौन पहले बॉल को प्राप्त करेगा? दोनों सेम टाइम पे प्राप्त करेंगे। किसकी बॉल जो है ज्यादा स्पीड गेन करेगी? ज्यादा, क्योंकि इसको 3.4 मिनट में इतनी दूरी तक तय करके वापस आना है और इससे दूरी तक तय करके वापस, इसकी स्पीड भी ज्यादा होनी चाहिए, स्पीड भी ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये पूछेगा सेंटर पे स्पीड किसकी ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा होगी सेंटर पे? बात समझ आ गई? अगर ये पूछेगा कि यहाँ से, अगर एक यहाँ पे राम इधर खड़ा हुआ है और श्याम इधर खड़ा हुआ है, तो राम ने बॉल फेंकी, श्याम को कितनी देर में मिलेगी? इसके आधे में मिलेगी। अगर ये पूछेगा कि राम ने बॉल फेंकी या सेंटर तक कितनी देर में जाएगी, तो इसका 1/4 ले। कितने टाइप के सवाल इसमें छोटे छोटे बनते हैं। याद आपको क्या रखना है? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन आर ई अपॉन आर ई, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ जाए, चले जब पहुंच जाए रब करने करें। आप लोगों ने मुझे बताया होता तो जी तब तक आपकी जो है कम से कम एक चैप्टर तो होने वाला होता। लेकिन आप लोग सोचेगा दोनों लोग पढ़ाएंगे तो ज्यादा बढ़िया से रट आएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों गुप्ता जी बताएंगे यार, सिलेबस खत्म करना है कि नहीं करना? चले ये 86.4 है, 84.6 याद है कुछ? या तो 10 से निकालो या फिर दे दो। 84.6, हाँ तो ये देख लेना चौरा है। हाँ तो ये ध्यान रखना ना, ये पहले का कभी याद है कि हाँ ऐसा होता है 84.6 84. बाकी अगर आपको शौक अच्छा है तो आप इसको 6400 किलोमीटर रख के और 10 रख के निकाल सकते। चले सब में अभी तक आप लोग जो मेथड देख रहे हैं वो सब में कॉमन मेथड है। अब वो ये है कि आप सेंटर से थोड़ा डिस्प्लेस करके उसे फोर्स देखना है, सेंटर से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके केवल फोर्स देखना है।
मान लीजिए ये स्प्रिंग मास सिस्टम है और ये नॉन विस्कस लिक्विड में डुबोया हुआ है और हमेशा ये डूबा ही रहता है। ये पूरा भरा हुआ है और नॉन विस्कस लिक्विड में डुबोया हुआ है और नॉन विस्कस लिक्विड इसकी डेंसिटी है एल रो एल। पहले इसका हवा में टाइम पीरियड रहता था T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k। लिक्विड में डेंसिटी रो एल लगा देने के बाद का टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, घट जाएगा, सेम रहेगा। बोलिए उसका जी पहले जवाब दो। बढ़ जाएगा, उसका जवाब दो। हाँ उसका जी पहला ही आंसर माना जाएगा, दोबारा करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं। भले आप दोबारा सही बताएं या पहले ही सही बताएं, आपने बोल दिया तो आंसर हो गया, काला हो गया, कोई हटेगा। हाँ सर बताइए। सेम रहेगा, पीछे और पीछे सर। स्प्रिंग मास सिस्टम जिसको आपने हवा में चलाया तो ये टाइम पीरियड आया, लिक्विड में डुबो दिया, डेंसिटी लिक्विड की रो एल, मास एम है और इसकी डेंसिटी रो। टाइम पीरियड लिक्विड में जाने के बाद बढ़ जाएगा कि घट जाएगा कि सेम रहेगा? तीन आंसर आए हैं, सेम रहेगा। गुप्ता जी का आंसर है घट जाएगा, है ना? हाँ घट जाएगा। और कोई लोग? घट जाएगा या बढ़ जाएगा? सेम रहेगा, मास थोड़ा घट जाएगा उससे। नॉन विस्कस है, तो नॉन विस्कस अगर विस्कस होता तो आपका ऑसिलेशन सिंपल वे में डैम्प हो जाता। विस्कस है नहीं तो होगा क्या कि आईआईटी ने क्वेश्चन को पूछा था, मैं बताऊंगा कैसे पूछा था। इसको जब आपने हवा में लटकाया है तो स्प्रिंग मान लीजिए ऐसे ही ये हवा में लटका हुआ, लेकिन जब इसको पानी में कर दिया, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, पानी में जैसे ही पानी या लिक्विड में जब कर दिया तो इसकी पोजीशन ये हो जाएगी। सबसे पहली बात तो मीन पोजीशन चेंज हो जाएगी क्योंकि इसके ऊपर अपथ्रस्ट लग जाएगा, इसके ऊपर अपथ्रस्ट लग जाएगा, मीन पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब मीन पोजीशन चेंज हो जाएगी, लेकिन जब आप इसके मीन पोजीशन से इसको वाइब्रेट करवाएंगे तो उतने ही टाइम पीरियड से वाइब्रेट करेगा और ये उतने ही टाइम पीरियड से वाइब्रेट, केवल मीन पोजीशन चेंज। आईआईटी ने ऑप्शन दिया था कि मीन पोजीशन विल बी चेंज बट फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी विल बी चेंज बट मीन पोजीशन रिमेन कांस्टेंट, ऐसे करके दिया था। कोई चांस नहीं है, इसको आप अपने सेंटर से जब हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स इस पर के एक्स यहाँ पे भी लगना है और के एक्स यहाँ पे भी। टाइम पीरियड में एक्स आता नहीं, ये आता है, लेकिन ये कहानी ध्यान रखिएगा। इन पोजिशन अब यही केस अगर आप सिंपल पेंडुलम में देखें, ये आपका टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है और यही टाइम पीरियड अगर आपका हो गया अब क्या हो? बोलो। अभी भी बॉब का जो डेंसिटी है डी है या रो है और लिक्विड की डेंसिटी रो है। बोलो अब क्या हो? क्या सेम आंसर रहेगा? क्या मीन पोजीशन इसकी चेंज हो जाएगी?
तो इसकी स्थिति होगी, चाहे वो हल्के वाइब्रेट करे दूल्हा, चाहे बच्चा धक्का दे और चाहे बड़ा धक्का दे, मेन पोजिशन वही रहता है ना। क्या होगा उसका ये बताओ। फिर बताओ, पीरियड कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। आप लोगों को कोई जवाब? देखिए, यहाँ जी आ रहा है, और जी क्या था, जी जब आ रहा था जब यहाँ पर एम जी फोर्स लग रही थी। एम जी का मतलब हो गया मास इंटू जी, मास का मतलब हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी एंड जी, ये फोर्स लग रहा था, बोलो हाँ या ना। यहाँ पर जब वो डुबो दिया गया तो इसके ऊपर नीचे की साइड जो फोर्स लगा बी रो जी, और ऊपर की साइड एक एक्स्ट्रा फोर्स लगने लग गया बी रो एल इंटू जी लगने लगा। नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स हो गया आपका बी रो जी माइनस बी रो एल इंटू जी, यानी इस पे नेट फोर्स लगने लगा बी रो माइनस रो एल, ये फोर्स लगने लगा। बात समझ आ गई? तो जो फोर्स पहले बी रो जी लग रहा था, वो अब फोर्स लगने लगा बी रो माइनस रो एल इंटू जी। बात समझ आएगी नहीं? अच्छा, अब इसका मतलब ये हो गया कि इतना तो कंफर्म हो गया कि टाइम पीरियड में तो जी आ रहा था, तो चेंज होना ही होना। बोलो, यहाँ पे फोर्स कितनी थी, यहाँ पे फोर्स फोर्स कितनी थी, ये एम है, क्या है, ये एम है। तो हम लोग क्या करते, इसको एम रख देते हैं। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इंटू जी क्या आ जाएगा, v इंटू जी आ जाएगा m बाई रो, तो m बाई रो एंड रो माइनस रो एल इंटू, यानी कि m वन माइनस रो एल बाई रो, हो गया। यानी कि जो फोर्स वहां पर एम जी लग रहा था, वो फोर्स यहाँ पे भी एम जी है, बस जी की जगह ये आ चुका है एक्स्ट्रा, यानी ये अब नया जी जी बन गया, इफेक्टिव जी बन गया। यानी ये जी महसूस कर रहा था यहाँ पर, ये यहाँ पर इतना जी महसूस कर रहा था। फिर से देखो, ये आपका टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी था, इसमें नीचे की तरफ फोर्स कितनी लग रही थी, 0। यहाँ पे जो फोर्स नेट इस पे लगी है, यहाँ पे तो समझ में आ गया। लेकिन आप फोर्स एम जी मानते थे ना, वॉल्यूम के टर्म में थोड़ा कंडीशन लेते थे। तो आपने यहाँ से बी रो जी इज इक्वल टू ओरिजिनल मार्क किया हुआ है, तो आपने बी और जी को एम बाई रो कर दिया, तो बी इंटू जी को एम बाई रो कर दिया, रो को अंदर भेज दिया, यहाँ पे 1 माइनस रो एल बाई रो आ गया, ये आ गया पूरा का पूरा कहानी। यानी कि इससे यहाँ पे फोर्स लग रही थी एम इंटू जी, यहाँ पे फोर्स लग रही है एम इंटू जी इंटू दिस। इसका मतलब जी यहाँ पर जी था, यहाँ पर जी इतना है, इतने इंटू जी है। टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी की जगह आप रखेंगे जी 1 माइनस रो एल बाई रो। और अगर लिक्विड नहीं है, हवा में है, तो रो जेड जीरो हो जाएगा, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी आ जाएगा। अगर ऐसा लिक्विड है कि जिसकी डेंसिटी बॉब की डेंसिटी के बराबर है, ये दोनों 1 हो जाएंगे और ये 3 टाइम पीरियड आ जाएगा। तो आपको पता है कि लिक्विड में डालने पर नीचे की संख्या कम हो रही है, तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। तो हवा में इस तरह से वाइब्रेट कर रहा था, अब वो क्या करेगा, लिक्विड में बहुत आराम आराम से। बात समझ में आ गई? बताएं, नेक्स्ट टर्न पर लोग ऐसे हम लोग चले जाएंगे। बात समझ आ गई? चेक कराते रहेंगे, हम वेव आगे कराते रहेंगे, तब तक खत्म कर देंगे, है ना। टाइम मेरे ख्याल से हो गया है, आए नहीं है, सारे बैठे रहते हैं बाहर। अच्छा, आप लोग 5-7 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं।
500 सेंटीमीटर की लेंथ एंड मास 500 ग्राम इज बैलेंस्ड ऑन ए वेज प्रेशर 40 सेंटीमीटर मार्क। यहाँ 0 है, 40 सेंटीमीटर के मार्क पर एक वेज लगा हुआ है। यहाँ पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वेज है और इसको बैलेंस किया गया है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर एक वजन लटकाया हुआ है 2 kg। 2 kg suspended from the rod at 20 centimeter and another known mass m is suspended from the rod at 160 centimeter mark। यहाँ पे 160 सेंटीमीटर जो मार्क है, यहाँ पर एक अननोन मास m लटकाया हुआ है। रॉड का मास कितना है? रॉड का मास है कितना? 5.56। तो ये बोल रहे हैं कि m क्या होगा, m क्या होगा, m इक्वल टू 1। ये बैलेंस देखिए, यहाँ पे ऐसे बैलेंस कर रखा है इन्होंने। 2 kg का जो वजन है वो 20 सेंटीमीटर मार्क पर, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर मार्क पर यहाँ पे रखा रखा है, और ये यहाँ तक 40 सेंटीमीटर के मार्क पे बैठ है। अब इसका ये 160 सेंटीमीटर, तो इसका बीचों बीच जो होगा वो 100 सेंटीमीटर मार्क होगा। यहाँ पर इसका मास काम करेगा कितना? 0.5 करेगा। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि ये बैलेंस है तो इस पॉइंट के अबाउट इधर का टॉर्क और उस पॉइंट के अबाउट उधर का टॉर्क दोनों बराबर माने जाएंगे, क्योंकि बैलेंस है। इसके इधर का टॉर्क कितना है? ये 40 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर, और नीचे का वजन कितना काम कर रहा है? 2 इंटू जी। 2 इंटू जी का टॉर्क इधर की साइड से कितना आएगा? 2 इंटू जी और मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर। क्लियर? क्योंकि घुमाने की टेंडेंसी या टॉर्क वो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स लग रही है नीचे, ये, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये। अब इधर का टॉर्क इधर घुमाने के लिए कौन कौन सा टॉर्क जिम्मेदारी दे रहा है? 100 सेंटीमीटर दूरी पर 0.5 kg है, तो 0.5 इंटू 100 प्लस ये m है। m मास यहाँ से 160 सेंटीमीटर की दूरी पर है। आप लोगों ने क्या प्रूफ लाया था ये बताइए। अब जी इसमें भी है, जी इसमें भी रहेगा, जी इसमें भी रहेगा, जी कट जाएगा, जी कट जाएगा। तो ये 40 इज इक्वल टू 50 प्लस 0.5 और 100 प्लस सेंटीमीटर में, ये ना सारा m इंटू 160, यही है ना। 2 और 0.5 kg, m kg रहेगा, और यहाँ से 100 सेंटीमीटर मार्क है ना, यहाँ से कितनी दूरी पे है? यहाँ तो 60 सेंटीमीटर की दूरी पे है। यहाँ से तो ये 60 सेंटीमीटर की दूरी पे है ना, और सेंटीमीटर मार्क है, और ये 160 नहीं है। यहाँ से लेके ये देखना है, यहाँ से लेके ये 160 है। क्या मुश्किल है, हमें तो ये डिस्टेंस देखनी है ना, तभी गड़बड़ा। हमें ये 100 सेंटीमीटर दूरी नहीं दे रखी है, मार्क दे रखा है, निशान। तो 0 यहाँ है, 20 यहाँ है, 40 यहाँ है, 100 यहाँ है, तो ये 60 हुआ। और यहाँ से ये 60 है और ये 100 मार्क है, तो यहाँ से 60 ये है, तो ये कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक? 60, 120 है। अब करेंगे, अब 60 गुणा 0.5 प्लस 120 गुणा m। अब आएगा तो दूरी लेने में गड़बड़ हुई। 1/12 कितना है? एक 160 सेंटीमीटर मार्क है,
यहाँ से निशान दिए हुए हैं 0 1 2 3 4 1 2 3 4 ये निशान दिए हुए हैं, निशान दिए हुए हैं, ठीक है ना, स्केल है टाइप दिए। तो देख रहा हूँ बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें पूछी जाती है। ये जो क्वेश्चन है ये प्रकार से हाई स्कूल का क्वेश्चन। हाई स्कूल में जब आप शीट पढ़ते हैं उसमें लीवर उवर करके वो तौर पर दिया हुआ है, उसकी बेसिक प्रॉब्लम। चलिए तो करते हैं 11th के सिलेबस में। वर्क डन बाई ए टॉप। आपके पास कोई एक बॉडी है जो कि किसी एक्सिस, ये एक्सिस है, इसके अबाउट ये घूम रही है, इसके अबाउट ये घूम रही है राउंड मार्क। आपने इस पॉइंट सी को कंसीडर किया जो इससे यहाँ पर आर डिस्टेंस, ये ओमेगा घूम रहा है, इस पर आपने फोर्स लगा दिया ना एफ। इस फोर्स से थोड़ा सा घूमा, टॉर्क से थोड़ा सा घूमा, इस एक्सिस के अबाउट ये चल रहा है ना, मान लिया इस एक्सिस के अबाउट ये चल रहा है। तो थोड़ी देर बाद इस फोर्स की वजह से, इस टॉर्क की वजह से ये पॉइंट घूमेगा और एक सर्कुलर पाथ पकड़ेगा क्योंकि तो इस एक्सिस के अबाउट इसका रोटेशन हो रहा है। तो ये थोड़ी देर बाद ये यहाँ से है ना, ये पॉइंट सी यहाँ पर, तो और ये एंगल सपोज करिए, ये एंगल है थीटा या फाई। ये डिस्टेंस कितनी है, ये सपोज करिए है आर। तो वर्क डन जो हम लोग निकालते हैं, वर्क डन का सिंपल क्या फार्मूला रहता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या एफ डी ऑफ थीटा। तो आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ, इसको मैं मान लेता हूँ डी एक्स या डी आर मान लेता हूँ, मान लेता हूँ, और फोर्स ये है। तो वर्क डन जो डी डब्ल्यू हुआ वो हुआ एफ और आर, यानी एफ डी आर एंड कॉस, कॉस फाइव, यही तो वर्क डन हुआ, सही है। अब आपने क्या किया, क्योंकि आपका आर वेक्टर है ये और एफ वेक्टर है ये, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, एक ही पॉइंट से बना के ही एंगल देखा करते हैं। अगर मान लीजिए ये आर वेक्टर है आपका और ये एफ वेक्टर है, तो आर और एफ के बीच में कितना एंगल है, वो दोनों को या तो इसको ले जाइए यहाँ पर या इसको ले आइए यहाँ पर, तब एंगल देखा जाता है। तो आपका जो इन दोनों के बीच में एंगल है, तो वो चलिए ये थीटा है। और आपको पता है कि फाई की जगह फाई प्लस थीटा बराबर 90 है, फाई प्लस थीटा बराबर 90 90 है। क्या की जगह, सॉरी फाई की जगह आप 90 माइनस थीटा कर दीजिए, क्या आ गया, एफ डी आर साइन 90, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा, फाई को 90 माइनस थीटा, ये हो गया आपका एफ डी आर साइन, बोलो हो गया। अच्छा, इसके अबाउट इसमें टॉर्क कितना लगा है, टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू है आर क्रॉस एफ, यानी आर ये है, एफ ये है, आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू कितना हुआ, आर एफ साइन। देख रहे हैं वक्रम क्या किया गया, वक्रम हम लोगों ने लिया एफ डी आर फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और साइन। यहाँ क्या किया गया, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ लिया गया कि भाई ये टॉर्क हो गया हमारा, हमारा डिस्प्लेसमेंट है डी आर, और ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल,
एक रिलेशन क्या लगाएंगे, आर्क बाई रेडियस लगाएंगे, आर्क बाई रेडियस क्या हो जाएगा, डी आर बाई आर इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये बताइए यहां पर टॉर्क कितना आया है आपका, आर क्रॉस एफ, यानी आर एफ साइन थीटा। आर कहां से आ रहा है आपका, यहां पे आ रहा है। ये डी आर जो आपने रखा है आर, इसको बदलिए थोड़ा सा, क्या आ जाएगा, एफ और डी आर की जगह आर और एफ आर साइन थीटा क्या है, नॉर्थ है। वर्क डन की डब्ल्यू क्या आ गया, प्रूफ इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि 11th वाले बैठे हैं तो उनको प्रूफ की भी जरूरत रहती है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ गया, टाउ इनटू, बात में समझ आई। इसका मतलब ये हो गया कि आप जो वर्क डन देखते हैं, एफ वर्क डन जो सिंपल देखते हैं, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट डी एक्स करते हैं, यही चीज रोटेशन में हो जाता है, वर्क डन इज इक्वल टू हो जाता है, वो चीज हो जाता है टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट एंगुलर होता है, तो वहां पर बात समझ आ गई। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा, और डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ, पूरा वर्क डन कितना हुआ है भाई, टोटल कितनी फोर्स। अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं या dt से डिवाइड कर रहे हैं, dw इज इक्वल टू टाउ इनटू d थीटा एंड dw अपॉन dt इज इक्वल टू टॉर्क इनटू d थीटा, पावर हो। dw अपॉन dt का मतलब 1 सेकंड में कितना वर्क ले रहा है, यानी वर्क डन इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में जितना काम होता है उसको क्या बोला जाता है, 1 सेकंड पावर, पावर के वर्क डन 1 सेकंड तो बोला ही जाएगा। कह रहा हूँ 1 सेकंड में कितना जितना काम होता है उसे क्या बोलता है, वर्क डन इन 1 सेकंड। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता देंगे, 1 सेकंड में जितना काम किया जाता है उसको क्या कहते हैं, शक्ति, पावर। dw अपॉन dt 1 सेकंड में जितना काम होगा, है ना, रेट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू क्या है, पावर, और इज इक्वल टू क्या है, टाउ एंड। दो फार्मूले 11th वालों को आ सकते हैं प्रूव करने के लिए, देखिए एक बात समझ आ गई। क्वेश्चन इसके बाद इससे पूछे जाएंगे, कितना टॉर्क लगा दिया, कितना वर्क डन हुआ, कितना पावर देनी पड़ी, वगैरह वगैरह, दूसरा उत्तर क्वेश्चन देखेंगे। आगे बढ़े, काम इसमें थोड़ा सा ये कर दो, इस वाले एंगल को अल्फा ले लो भाई, इसलिए क्योंकि यहाँ डी थीटा लिया है, यहाँ थीटा दे दिया, तो दोनों सिमिलर टाइप के होते हैं, अलग अलग रहना चाहिए ना, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो यहाँ पे आप या तो यहाँ पे आप हाँ फाइव लिए हैं, फाइव लिए हैं, और इसके और इसके बीच में थीटा ले लिए थे, फिर इसके बीच में मुझे डी अल्फा ले लेना चाहिए था, और यहाँ पे मुझे डी थीटा कर देना पड़ा है, तो क्या नहीं होगी, मतलब डी आर लेंथ के लिए है और डी टी टाइम के लिए है, ये बराबर कर सकते हो क्या, सही बात भाई। ये जो सुनो, एक नोटेशन जो है, जब एक के नोटेशन को आपने थीटा ले लिया है तो दूसरे के नोटेशन, ये दूसरी चीज है, ये चीज बता रहा है, ये बता रहा है कि आपके आर और एस में कितना एंगल है, क्लियर।
और ये बता रहा है एंगल कि आपकी बॉडी कितना घूमी है। हाँ, तो अगर अगर थीटा को यदि थीटा कर देंगे तो आपको लगेगा इसके अनुसार वो घूम रही है। तो आप जो है या तो इसको बदलिए थीटा को, डी आर की है ना, डी आर को ये डी अल्फा कर देते हैं यहाँ पर, अल्फा कर देते हैं, अल्फा कर देते हैं। अब ये अब हो जाएगा। भाई आपकी किताब में क्या नोटेशन है वो अपने हिसाब से देखिए, लेकिन यहाँ पर जो अगर इसको थीटा रख दिया गया है, ये ये अलग अलग। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल भाई, फिर से समझ लो, देखो फिर से समझ लो, क्योंकि एनसीईआरटी का प्रूफ है, किताब में है आपके, दूसरा पेपर में जाएगा जरूर। हाँ मैं बता रहा हूँ, बता साफ 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 नहीं है। देखो फिर से बता रहा हूँ मैं, आइए देखें रोटेशन में वक्रता कैसे हुआ करता है। हेडिंग मैंने डाल दिया है। आपने कोई एक बॉडी ली है जिसको जेड एक्सिस के अबाउट आपको घूमने दे रहा है, जैसे एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड, इसके अबाउट आप कोई चीज घुमा रहे हैं, ये आपका बॉडी इज पॉइंट के, ठीक है। तो आपने किसी एक पॉइंट को कंसीडर किया, एक पॉइंट को कंसीडर किया जिसको, जिसकी डिस्टेंस जो थी वो आर थी, या रेडियस वेक्टर आर था ये, और उस पर एक फोर्स आपकी लग रही थी, जरूरी नहीं है फोर्स यू भी लग सकती है, यू भी लग सकती है, यू फोर्स लगेगी घूमेगा ही नहीं वो, काहे का वक्र नहीं बात सकते। आप दरवाजा खोलना है, अब ये खिड़की है, खिड़की को यू पकड़ के यू खींचो, खिड़की हाथ में आ जाएगी लेकिन बंद नहीं। तो यहाँ पे फोर्स आपका रेडियस के डायरेक्शन में है कि परपेंडिकुलर है कि किस डायरेक्शन में है, इस पे डिपेंड करेगा ना। तो इसका मतलब मान लिया ये आपका फोर्स है, और इसके बीच की दूरी, फोर्स और आर के बीच की दूरी सपोज करिए, ये हमने ले लिया एल्फा, मतलब एल्फा, एल्फा ले लिया। लेकिन ऐसा जब जब भी आपने फोर्स लगाया है तो ये चीज पूरी घूम गई, कितनी डी थीटा घूम गई। तो डी थीटा घूमने से पूरी बॉडी डी थीटा घूमी है, तो ये पॉइंट क्या है, एक आर्क की तरह, क्योंकि एक्सिस के अबाउट मोशन जब होता है तो हर एक पार्टिकल सर्कल के अराउंड घूमता है। तो ये यहाँ से पार्टिकल यहाँ आ गया, और आपकी पूरी बॉडी कितनी घूम गई, डी थीटा घूम। बोलो ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट आर था, ये डी थीटा है, और अब वर्क डन जो होगा डी डब्ल्यू इज इक्वल, वो बराबर होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और उसके बीच का एंगल, उसका कोसाइन। बोलो होगा, वर्क डन इज इक्वल टू होगा फोर्स डिस्प्लेसमेंट डी, एंड ये अगर आपका पाई है या बीटा है तो आपका है कॉस बीटा। बोलो ठीक। अब डी डब्ल्यू बराबर एफ, डी जो आपका ये है इसको हम लोगों ने रख लिया आर इज इक्वल टू, या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। बोलो रखा कि नहीं रखा, ये रख दिया हमने डी थीटा इंटू आर, रख दिया। भाई ये आपका डी थीटा है, तो डिस्प्लेसमेंट डी कितना हुआ, आर इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, रख दिया। और यहाँ पे आ गया आपका कॉस, और बीटा की जगह रख लिया 90 माइनस अल्फा, ये बराबर आपका आ गया एफ डी थीटा। अब यहाँ पे डी थीटा क्या है, बॉडी कितना घूम रही है, इंटू आर रेडियस वेक्टर एंड साइन। अब अगर इसी पर देखें, इस पार्टिकल पर टॉर्क कितना है, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या है, आर एफ साइन एल्फा, यही तो टॉर्क है इस पर टॉर्क कितना है,
फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या आर इंटू आर क्रॉस एफ, या आर एफ साइन थीटा। आर एफ साइन साइन अल्फा क्या हो गया, टॉर्क हो गया। तो आर एफ साइन थीटा जो हो गया वो टॉर्क हो गया। तो डी डब्ल्यू बराबर हो गया टॉर्क इंटू डी थीटा, और डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क थीटा, और डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, पी इज इक्वल टू टाउ होने। अभी समझ में आया? बोलो। इसका मतलब कोई बॉडी अगर किसी एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रही होगी तो उसका वर्क डन जो होगा वो टाउ इंटू डी थीटा से लिया जाएगा, और पावर जो दिया रहेगा वो टाउ इंटू ओमेगा से। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल एक लेते हैं, अगर एग्जाम्पल ले लें, जैसे आपसे कहा गया कि एक डिस्क है, किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, और इस पर मान लीजिए आपने टॉर्क लगा रखा है 6 न्यूटन इंटू मीटर का। ठीक है ना, ये टॉर्क लगा रखा है। इस टॉर्क के लगाने से बॉडी घूमेगी, जैसे ये पंखा घूम रहा है, टॉर्क लगाने से बॉडी घूमेगी। ठीक है, तो आपका जो वर्क डन है तो किसके बराबर होगा, टाउ इंटू डी थीटा। ठीक है, ठीक है, क्या लिखा जाए, न्यूटन मीटर का, हाँ न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे आपने जो यहाँ पे रिलेशन देखा है वो दो रिलेशन देखे हैं, एक आपका वर्क डन इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, और एक दिखा है पी इज इक्वल टू टाउ ओमेगा। पावर क्या है, तो टाउ है टॉर्क है, और इंटू ओमेगा यानी रोटेशनल वेलोसिटी जो है या स्पीड है उस पर डिपेंड कर रही है। यहाँ पे आपने क्या किया है, एक टॉर्क लगाया है 6 न्यूटन पर मीटर। अब ये टॉर्क लगाने से ये चीज क्या होगी, घूमेगी। जैसे टॉर्क लगाने से पंखा घूम रहा है, पंखा घूम रहा है, मान लीजिए यहाँ से कि पंखा घूमते घूमते या ये डिस्क घूमते घूमते आपकी कितना घूम गई, इस पोजीशन से तो कितना एंगल घूम गई, यानी कितना रोटेशन कर गई। मान लीजिए कि 120 डिग्री का एंगल, यानी 2π/3 का एंगल है, और आपका डिस्क 2π/3 घूम गया है, तो वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू होगा टॉर्क इंटू डी थीटा। टॉर्क कितना लगाए हैं 6, और डी थीटा का मतलब एंगल कितना रोटेट किए हैं 2π/3। आपको समझ आ रही है नहीं यार? तो ये आपने देखा, ऐसे इसको समझा देता हूं मैं। आपने एक कोई बॉडी ली, आपका माउस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो घूम रहा हो, पंखा हो सकता है, तो ये बॉडी पूरी पूरी घूम, पर मान लीजिए हमने एक पॉइंट पर फिगर किया, बिना फोर्स लगाए टॉर्क नहीं लगा, बिना टॉर्क के कोई चीज घूमती नहीं, बिना फोर्स से कोई चीज एक्सेलरेट नहीं करती। तो जब आपने इसके ऊपर टॉर्क लगाया तो ये घूमना शुरू हुई। आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया है और फोर्स से टॉर्क लग रही है, आपने फोर्स की डायरेक्शन कोई आर्बिट्रेरी डायरेक्शन जो है वो ले ली है, ये आपका फोर्स है। ये आपका पॉइंट, इस पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हो, वो पॉइंट है। ठीक है, अब आपको वर्क देखना है, वर्क कितना है, वर्क किसके बराबर होता है, वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस से। अब यहाँ पे आपका वर्क इज इक्वल टू 4d, ये सपोज करिए पूरी की पूरी बॉडी पूरी की चीज की है, भूमि है, फोर्स आपने ये लगाया है, डिस्प्लेसमेंट आपका ये हुआ है, ये डिस्प्लेस हुई है। तो आप जो वर्डन लगाएंगे तो वर्डन का सबसे जो ओरिजिनल फार्मूला है, जो सबसे पहले आपने फार्मूला सीखा है, तो यही सीखा है, वर्डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, यही सीखते हैं ना, वर्डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा।
तो अब आपने वर्डन इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, कॉस थीटा किसके किसके बीच में होता है? वर्डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ये कॉस थीटा किसके किसके बीच में होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और, तो अब आपने फोर्स को लगाया ये, और आपका ये पार्टिकल जो है वो इतना डिस्प्लेस हो गया, तो आपका डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो आप जो वर्जन लिखेंगे वो लिखेंगे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और बीच का एंगल कॉस थीटा। यहां तक समझ में आ गया? अब उसके बाद आपने एफ और जो डिस्प्लेसमेंट था, ये जो डिस्प्लेसमेंट ये डिस्प्लेसमेंट इतना ही था, ये आर के बराबर है, आर इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, ये मैंने दिया डी थीटा इंटू आर कर दिया, और यहाँ पर कॉस बीटा था, यहाँ पे कॉस बीटा था, और आपको पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 था, ये आपने बीटा की जगह 90 माइनस अल्फा कर दिया, और आपके पास फंक्शन का फार्मूला आ गया एफ डी थीटा आर साइन थीटा। अब टॉर्क किसके बराबर होता है? इसका मालूम है, टॉर्क का फार्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस वेक्टर फॉर्म। इसको ओपन करते हैं तो आपका फार्मूला आता है आर एफ साइन थीटा, ये बता चुका हूं मैं पहले आपको, आर एफ साइन थीटा। अब आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा, ये सारा मिलके, ये आर, ये एफ और ये साइन थीटा, ये तीनों के मिलके क्या बन जा रहा है? टॉर्क। आर एफ साइन थीटा, ये तीनों मिलके टॉर्क बनता है। तो इसका मतलब वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू ये तीन टॉर्क इंटू डी थीटा, क्या आ गया आपका, यानी वर्क डन जो होगा वो टाउ इंटू डी थीटा के बराबर होगा। दोनों तरफ डी टी से डिवाइड कर दिए, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, यानी ये आपका आ गया डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, यानी पावर इज इक्वल टू टॉ इंटू वी हो गया ओमेगा। ठीक है, और ऊपर करके देखना इसको, आप बोले एग्जाम्पल नंबर 7.15 लिख रहे हैं आप लोग एनसीईआरटी का। अ कॉर्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास, अ कॉर्ड ऑफ, नंबर केवल बता दें या लिखेंगे? हाँ देखना मैं पड़ेगा। देखिए कहा है अ कॉर्ड 7.15 है, देख सकते हैं आप लोग। अ कॉर्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास इज बाउंड अराउंड द रिम ऑफ ए फ्लाईव्हील ऑफ मास 20 एंड रेडियस 20। ये एक फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है, उसको फ्लाईव्हील बोलते हैं। और आप देखेंगे इंजन वगैरह के दोनों किनारे पर दो पहिए फालतू में नाचते रहते हैं, ठीक है? गाँव में जो पानी वानी चलाने के इंजन होते हैं, उसमें दो पहिए फालतू में नाचा करते हैं, वो फ्लाईव्हील होते हैं, फालतू में नाचने के लिए नहीं बने होते, वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ाने के लिए होते हैं, ठीक है ना? ये आपके पास है cord of negligible mass is bound around the rim of a flywheel of mass 20 kg and radius 20। इसका रेडियस जो है वो 20 है, 20 सेंटीमीटर, और मास जो है m इज इक्वल टू, ये भी 20 सेंटीमीटर। इसके अराउंड ये जो आपका व्हील है, फ्लाईव्हील के व्हील पर जो है धागा बांधा गया है, यानी कि इस पर लपेटा गया है धागा, ठीक है ना? और धागा नीचे आ रहा है। A cord of negligible mass is wound around the rim of a flywheel। फ्लाईव्हील के अराउंड एक धागा बांध दिया गया है। A steady pull of 25 Newton is applied on the cord as shown। इधर की साइड उसको 20 न्यूटन, 25 न्यूटन, 25 न्यूटन से इसको खींचा जाता है, 25 न्यूटन से कंटिन्यूअसली उसको पकड़ के खींचा जाता है, तो ये रोटेट करेगा।
कंप्यूट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील। एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, ये पहला क्वेश्चन है। इसको कंटिन्यूअस 25 न्यूटन के फोर्स से खींचा जाता है तो ये घूमेगा, बोलो घूमेगा ना। और एंगुलर एक्सेलरेशन इसका कितना होगा, टॉर्क किसके बराबर होगा, इस समय सेंटर के बाद टॉर्क देखिए कितना होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी 25 न्यूटन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर यानी 0.2। बोलिए ये टॉर्क हुआ कि नहीं हुआ। मास तो 20 मास लिखा है, 20 मास 20 केजी, भाई मास का यूज नहीं किया है, 20 केजी। हाँ, जहां पे आपने क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, आपके एनसीईआरटी का सवाल है। एक फ्लाईव्हील है जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है, मास 20 केजी है, और इस पर कंटिन्यूअसली धागा लपेट के 25 न्यूटन के फोर्सेस को खींचा जाता है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो। एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए सिंपल सा सवाल है, पहले टॉर्क देखो कितना होगा। जिस तरीके से F इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है, रोटेशन में फोर्स की जगह टॉर्क लगता है, मास की जगह आई लगता है, ए की जगह अल्फा, यही तो लगाएंगे। तो टॉर्क तो आपने निकाल लिया 25 गुणा 0.2 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये डिस्क मान के निकालेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 20 इंटू आर 0.2 इंटू 0.2 बाई 2, कैंसिल हो गया 0.4। तो टॉर्क इज इक्वल टू 0.4 इंटू अल्फा आ जाएगा, बड़े आसानी से आ जाएगा। टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा हमने निकाल लिया, आंसर ले लिया। 12.5 देख रहे हैं भैया। ट्वेल्व पॉइंट थ्री फाइव आ रहा है यार। हाँ वही मुझे भी नहीं समझ में आया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0.4 ही आया ना। हाँ ठीक है। एंड टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। टॉर्क आपका कितना आया था, अरे ये पॉइंट, ये तो कितना 5 ही आएगा ना। हाँ सही है, 5/4। तो गलती दे दिया है, 5/4 कितना आ जाएगा, 1.25 आएगा ना। हाँ तो ये 12.35 दे दिया है, प्रिंट है, आंसर गलत है। दिया है 5/0.4, लेकिन 5/0.4 की वैल्यू 12.355 निकाल दिया है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है वर्क डन बाय पुलिंग 2 मीटर ऑफ द कॉर्ड। वर्क डन इन पुलिंग 2 मीटर कॉर्ड। 2 मीटर कॉर्ड खींचने में कितना समय लगेगा, ये कितना वर्क करना पड़ेगा। सिंपल, फोर्स लगा रहे हो 25, 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट दियो, वर्क कितना होगा, कितना होगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या है आपका, 25 फोर्स है और 2 मीटर खींच रहे हो यानी 50 जूल। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा इसका तरीका क्या है, जो फार्मूला सीखे थे कि वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा, ये सीखे थे ना। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि 25 मीटर खींचूंगा तो कितना थीटा घूमेगा। वो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, तो सिंपल दिया है फोर्स इंटू डिस्टेंस, वही काम करेगा हमारा। अच्छा, उसके बाद बोला है
गाने की तो मुझे आपका दिल और कितना
मेंटेन करेगा कि नहीं करेगा? तो कोई बॉडी घूमेगी पंखे पे, अगर एक चार्ट लगा दो तो चार्ट सफेद निशान गोल घूमता हुआ दिखाई देगा। जब ये घूमेगा तो ये सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब करेगा। यहाँ से वो है, यहाँ से ओरिजिन है, यहाँ से सारे पिक्चर्स मेजरमेंट किया है। अब ध्यान देने की बात ये है कि सपोज करिए यहाँ से पिक्चर्स जो है वो है सपोज करिए वाई और डायरेक्शन वाई की तरफ है, ये हो गया। और ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस है सपोज करिए आर और कॉन्टेंट क्या होगा, ठीक है ना? आपका और जो बॉडी है ओमेगा, अगर इस तरीके से आपने लिया है राइट हैंड रूट पे, इसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v इज इक्वल टू ओमेगा और डायरेक्शन ये x ये y और z यानी माइनस x, बोलो हाँ या ना? हो जाएगी। अब आप एंगुलर मोमेंटम निकालने चलो। एंगुलर मोमेंटम जो होगा L इज इक्वल टू वो होगा इस पॉइंट का r ये डिस्टेंस है, r और क्रॉस एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू r क्रॉस m c। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा। एंगुलर मोमेंटम आज क्रॉस m भी फार्मूला बताए हैं, बताएं फार्मूला। r है ये डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस वो कितना है? yj प्लस x r i कितना है? yj प्लस r i, yj r क्या रख दिया गया? yj प्लस r i और क्रॉस किया गया m c और वेक्टर क्या है? माइनस k। डायरेक्शन निकालो तो क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो अब आपने यहाँ से मल्टीप्लाइकेशन y आ गया, k क्रॉस k बराबर क्या होता है? m y और k क्रॉस k बराबर क्या होता है? i माइनस लगा हुआ है i का, इसके साथ मल्टीप्लाइकेशन। अब इसके साथ मल्टीप्लाइकेशन हो तो क्या आएगा? i क्रॉस k बराबर माइनस ये प्लस हो जाएगा m b r एंड ये l आया। ये जो एंगुलर मोमेंटम आया है एक कंपोनेंट j का बैठा हुआ है, यानी डायरेक्शन का
एक कंपोनेंट आई का बैठा हुआ है, वो भी माइनस आई। लेकिन आपको पता है कि v अगर ऐसे घूम रहा है तो v बराबर आर ओमेगा होगा, वो तो होगा कि नहीं होगा? ये स्पीड v बराबर आर ओमेगा होगी ना, v बराबर आर ओमेगा मालूम है आपको, तो प्लस v बराबर आर ओमेगा, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा एन जे माइनस एम वी वाई इंटू आई। ये आपका हो गया आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पार्टिकल का घूमने के लिए, और ओमेगा और ये प्लस एम वी वाई इंटू आई, ये एल। कहने का मतलब तो बहुत ध्यान से आपको देखना है कि जो अब तक आप सीखे हो एल बराबर आई ओमेगा लपक के लगाते हो, आई एल बराबर आई ओमेगा लगाते हो ना, वो इतना लपक के नहीं लगता जितना लपक के आप लोग लगाया करते हो। इसका जी बात समझ आ गई? कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी बॉडी अगर किसी एक्सेस के अराउंड घूम रही है तो ये रिलेशन बनेगी, न कि एल बराबर आई ओमेगा बनेगी। लेकिन सपोज तो ये बॉडी ऐसी नहीं थी, ऐसी थी, बात समझ आई? तो एक पार्टिकल यहाँ पे था, वो इसकी वेलोसिटी नहीं होती, लेकिन दूसरा का पार्टिकल यहाँ था, उसकी वेलोसिटी आगे की साइड थी, ठीक नहीं? ऐसे घूमेगा तो अगर मान लीजिए इसकी वेलोसिटी भी हम काउंट करें, इसकी भी वेलोसिटी काउंट करें, टोटल मिला के 0 हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए बॉडी एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल है, एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल है, तब ये पार्ट 0 हो जाता है और तब एल बराबर आई ओमेगा होता है। यानी एल के दो पार्ट हुए, एक हुआ आपका एल अबाउट वाई एक्सिस जिसके अराउंड घूम रही है, या एल जेड भी कह सकते हैं, अगर इसको हम लोग जेड एक्सिस ले लिए होते तो यहाँ पर जे ही होता। तो एल बराबर होता है, एक तो एल परपेंडिकुलर होगा और एक एल होगा कैसा, के अराउंड घूम रही है, यानी जेड। यानी एक एक्सिस के अराउंड बॉडी घूम रही है वो होगा, और एक उसके परपेंडिकुलर होगा आई। और ये हिस्सा जो होता है ये जब 0 होता है जब आपकी बॉडी एक्सिस के एकदम सिमेट्रिकल होती है। इट इज 0 if body is symmetrical about x rotational axis, अदरवाइज ये भी रहेगा साथ। और केवल Lz इज इक्वल टू आई ओमेगा होगा, यानी इसका वो कंपोनेंट जो ओमेगा की डायरेक्शन। यानी अगर कोई ये बोलता है कि ये आपने एक रिंग ले लिया और रिंग को आपने इसके अबाउट नचा दिया, ये बात समझ में आ रही है? अभी तो आपने बॉडी ली थी, यहाँ पे ये रिंग लिया, लेकिन अगर ये कहता है इस एक्सिस के अबाउट इस रिंग को मैंने पकड़ के ऐसे घुमा दिया, कैसे, कहने का मतलब कैसा हुआ? कहने का मतलब ऐसे हुआ जैसे ये रिंग था, इसको इस एक्सिस के अबाउट रख के मैंने इसको घुमा दिया, अब ये घूम रहा है। आप एल बराबर आई ओमेगा सही नहीं लगाएंगे। हाँ, अगर वो बोलेगा कि इसके अलोंग आई कितना है, सॉरी एल कितना है, तो वो कंपोनेंट, इसके दो कंपोनेंट होंगे, इसके दो कंपोनेंट होंगे, इसके एंगुलर मोमेंटम के, एक इस तरफ जाएगा एक इस तरफ जाएगा, नेट एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा। नहीं, मेरी बात समझ आई? नेट एंगुलर मोमेंटम इधर जाएगा, जैसे इसका नेट एंगुलर मोमेंटम किधर जा रहा था, एक माइनस आई की तरफ और एक जे की तरफ, तो नेट किधर हो जाता, दूसरी तरफ जाता ना। तो इसका केवल एक कंपोनेंट जो होगा, जो इसकी डायरेक्शन में होगा, उसमें आप आई ओमेगा का फार्मूला लगा। वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा 99% स्टूडेंट को करेंगे। आप लोगों को बता दो किसी लोगों को पहले से पता तो बहू आपके एनसीईआरटी आज मैं देख रहा था, मैं तो जानता था इस चीज को कि हाँ ऐसा रहता है, कोई भी अनसिमेट्रिकल बॉडी घुसती है जब, जैसे आपने लट्टू नचाते हो देखे हो, तो लट्टू अगर एकदम सिमेट्रिकल है तो बिल्कुल बीचों बीच नाचती गई, अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो है ना, उसका एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन किसकी रहती है,
उसका एक कंपोनेंट ऊपर जाता है। तो वो सब आप लोग तो उसमें है नहीं, लेकिन आज ऐसे ही एनसीईआरटी देख रहा था मैं, 11th वालों को बनेगा, देखें क्या क्या इनको बताना है। देखा है तो बहुत मतलब ऐसी चीज बता रखी है, मुझे ऐसा लगता है कि हायर स्टडी में आती है। ये ध्यान रखना है, एल बराबर आई ओमेगा कब लगेगा, जब रोटेशनल एक्सिस के अबाउट बॉडी सिमेट्रिकल रहेगी। अगर नहीं है सिमेट्रिकल तो उसका केवल एक कंपोनेंट आप आई ओमेगा से निकाल सकते हैं, केवल एक कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में होगा, नहीं निकाल सकते। जैसे मान लीजिए एक रॉड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये ओमेगा से घूम रही है, ये ओमेगा से, अब इसका आई कितना होगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 होगा, 3 होगा, 3 होगा, 3 एम एल स्क्वायर बाई 3 होगा। अब आपने लगभग क्या कर दिया, एल बराबर आई इंटू ओमेगा, एल बराबर आई इंटू ओमेगा, ठीक है। तो अब एल बराबर आई ओमेगा में आई आपने निकाल लिया, तो ये जो एल आया है ये इसकी तरफ वाला आया है, आप समझा गई। अब एक इधर भी हो सकता है, उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। इसीलिए अगर एंगुलर मोमेंटम से खासतौर से आपसे क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले पार्टिकल बना लेना है एक तो, और पार्टिकल का देखना है एंगुलर मोमेंटम किधर जा रहा है। अगर ये बॉडी यू होगी तब एल बराबर आई ओमेगा इस्तेमाल कर दोगे, अगर ये रॉड यू करके लटक के चल रहा होगा तो आई ओमेगा इस्तेमाल, तो और चर्चा कर लेंगे। तो अभी फिलहाल ये जरूर ध्यान रखें कि किसी भी घूमते हुए बॉडी के दो कंपोनेंट होते हैं एंगुलर मोमेंटम, एक अलोंग द एक्सिस होता है, एक परपेंडिकुलर टू एक्सिस होता है। दोनों मैंने यहाँ पर निकाल दिए हैं, आपकी किताब में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दे रखा है, वेक्टर से वो बड़े आसानी से हो जाता है, तो मैंने वेक्टर से ही बताया। नेक्स्ट टर्म पर इस पर और चर्चा करें।